नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते जितने भी एस्पिरेंट सब बढ़िया हैं। मैं आशीष कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हरियाणा स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्लियर। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के उस सब टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं जहां से क्वेश्चन अक्सर आते ही आते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, यहाँ से कुछ ना कुछ चीजें करंट में रहती ही हैं। चाहे हम बात करते हैं सार्क के बारे में, चाहे हम बात करते हैं एशियान के बारे में, यहाँ से अगर आप देखें कि जो न्यूज में चीजें रहती है, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर 26 जनवरी 1950 में इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे वो इंडिया में आए थे एज एन चीफ गेस्ट। एंड अगेन इंडोनेशिया इज द पार्ट ऑफ द एशियान। क्लियर। तो अगेन जब भी हम बात करते हैं सार्क के बारे में, तो यहाँ से जो चीजें हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्पेशली अगर बात करें तो प्रीलिम्स में भी और मेंस ओरिएंटेड भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे आप सभी ने अगर पीवाईक्यू एनालिसिस किया होगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं प्रीलिम्स के अंदर कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। क्लियर। सार्क का डायलॉग पार्टनर कौन है यहाँ पर। क्लियर ना। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सार्क एंड द इंडिया, ये हम बात कर सकते हैं कि इंडिया का रोल क्या है सार्क के अंदर। ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, तो थोड़ा सा इस पे हम हाईलाइट करते हैं एंड चीजों को समझते हैं, क्या कंसर्न है, क्या आउटकम्स हैं, क्यों ये जो सार्क है ये बेनिफिशियल है और क्यों ये फेल भी हुआ है। इसके ऊपर यहाँ पर हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर आप देखें सार्क के अंदर कितने कंट्रीज हैं आपकी, टोटल 8 कंट्रीज हैं, ध्यान दीजिएगा। बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स, भूटान एंड अफगानिस्तान। नाउ क्लियर। और ये क्या है, ये एक एसोसिएशन है। क्या है, ये एक एसोसिएशन है, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन was established with the sign of the SAARC charter in Dhaka on the 8 दिसंबर 1985। क्लियर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। 8 दिसंबर 1985 क्लियर एस्टेब्लिशमेंट है। सार्क की फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पर हुई थी ये भी ध्यान दीजिए, कहां पर, ढाका में। शॉर्टेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द आइडिया ऑफ द रीजनल कॉर्पोरेशन साउथ एशिया वॉज द फर्स्ट रेज इन द नवंबर 1980। क्लियर। दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सहयोग का विचार पहली बार नवंबर 1980 के टाइम में आया था या उठाया गया था। अच्छा, अब अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कंसर्न है वो तो रेलेवेंट है ही है। शॉर्टेड। अगर एक माइंड मैप देखते हैं क्या कंसर्न है, तो पहले हम बात करते हैं माइंड मैप ऑफ द सार्क। क्या है आपका माइंड मैप ऑफ द सार्क के बारे में यहां पर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले लेते हैं आपका सार्क के बारे में, किन किन पॉइंट्स पे, किन किन कंसर्न्स के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं सार्क के बारे में। पहला पॉइंट क्या आता है आपका, आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्लियर। दूसरा हम बात करते हैं, आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गया। तीसरा हम बात करते हैं, आता है ट्रेड। क्लियर। फोर्थ हम बात करते हैं यहां पर, आता है सिक्योरिटी। क्लियर। इकोनॉमिक हो गया आपका। फिर यहां पर हम बात करते हैं जो क्या है आपका कल्चरल टाइज जो है। क्या है, कल्चरल टाइज जो है। अगर आप देखें कि ये जो मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, चाहे आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, चाहे हम बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गया, चाहे हम ट्रेड के बारे में बात करते हैं, चाहे हम सिक्योरिटी और पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, या फिर कल्चरल टाइज के ऊपर हम बात करते हैं, इन एस्पेक्ट्स पे हम सार्क को यहां पर एक्सप्लेन करते हैं। अगेन जब भी हम बात करते हैं मींस कंसर्न के अंदर, एग्जैक्टली एग्जामिनेशन के अंदर जो एस्पिरेंट है वो क्वेश्चन देख के पहले तो यही नहीं क्लैरिफाई करता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन अगर समझ में आ भी गया तो फिर ये डिलेमा होता है कि इसमें हम किन किन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। तो ये जो पूरी सीरीज है, कंटेंट कोर जो है आपका, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके आंसर राइटिंग स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, एंड कैसे आप किसी भी एक रेस्पेक्टिव पॉइंट्स के ऊपर कैसे आप अपने पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। शॉर्टेड। तो प्रेजेंट टाइम में अभी जो हम इस पूरे को एक्सप्लेन करेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ट्रेड हो गया, सिक्योरिटी हो गया, कल्चरल टाइज हो गया, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर। चलिए
अब हम बात करते हैं, अब देखो यहां पर एक पॉइंट दिया गया, ध्यान दीजिएगा कि आफ्टर द कंसल्टेशन विद द फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ द 7 फाउंडिंग कंट्री, पहला पॉइंट क्या दिया है, देखिए टोटल कंट्री कितने हैं सार्क के अंदर, अगर हम बात करते हैं टोटल कंट्री कितनी है आपकी, 8 कंट्रीज हैं, और जिसमें 7 कंट्रीज क्या है, फाउंडिंग मेंबर हैं, क्या है आपकी ये फाउंडिंग कंट्री हैं, ध्यान कैसे आपकी ये फाउंडिंग कंट्रीज हैं। और एक बार क्वेश्चन ये ऑलरेडी प्रीलिम्स में आ चुका है कि कौन सी कंट्री फाउंडिंग कंट्री नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब जैसे हम बात करते हैं यहां पर, जैसे आप देखिए बांग्लादेश हो गया पहला, दूसरा हम बात करते हैं भूटान हो गया, तीसरा इंडिया हो गया, मालदीव्स हो गया, नेपाल हो गया, एंड पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये सब क्या है, ये सारे फाउंडिंग मेंबर हैं, क्लियर। ध्यान दीजिएगा जो अफगानिस्तान है, कौन है, अफगानिस्तान फाउंडिंग मेंबर नहीं है या फिर फाउंडिंग कंट्री नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, पॉइंट क्लियर, शॉर्टेड। कोर कंसर्न है आपका, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रेलेवेंसी है। अफगानिस्तान फाउंडिंग मेंबर या फाउंडिंग कंट्रीज नहीं था, क्लियर। पहले केवल 7 कंट्री थी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अब अगर आप एक चीज देखें, यहां पर 2 नेबरिंग कंट्रीज के बारे में सर बातें नहीं की गई हैं, कौन कौन सी समझिएगा, एक तो हम बात करते हैं, पहला है चाइना, क्लियर, और दूसरा है म्यांमार, क्लियर। ये 2 कंट्री सार्क के अंदर नहीं है, यहां से भी क्वेश्चन प्रीलिम्स बन चुका है। अब अगर हम बात करते हैं म्यांमार के बारे में कि म्यांमार क्यों नहीं समझते हैं, क्योंकि म्यांमार ऑलरेडी जो एशियन, वो भी क्या है, एक रीजनल कॉर्पोरेशन है, एशियन भी क्या है आपका रीजनल कॉर्पोरेशन है, एंड म्यांमार इज द पार्ट ऑफ द एशियन ग्रुप, क्लियर। किसका है ये, एशियन ग्रुप का पार्ट है, कौन सा, म्यांमार। एंड चाइना ना तो सार्क का पार्ट है, ना ही बेसिकली एशियन का पार्ट है, ये ध्यान दीजिएगा, शॉर्टेड। जब भी हम बात करते हैं एशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, या फिर हम देखें बेसिकली सार्क पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसर्न में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट बहुत कॉमन है कि चाइना को काउंटर करना, शॉर्टेड। चाहे हम देखें कि जो एशियन है आप वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मार्केट है, इंडिया का पोटेंशियल है अगर हम बात करते हैं, क्लियर, एक्सपोर्ट पोटेंशियल पर हम वहां पर काम कर सकते हैं, ये भी हम जानते हैं, शॉर्टेड। एंड वहीं से साउथ चाइना सी है, अगर सार्क अगर जो नेशंस हैं, अगर उनसे बेसिकली अगर मैं बात करता हूं, या फिर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं स्पेशली एशियन के कंसर्न में, तो इंडिया अगर एशियन कंट्री के साथ रिलेशन को अच्छा बेहतर कर सकता है या बेहतरीन रखता है, उस केस में चाइना को काउंटर करने में हेल्प होगी। सेम हम बात करते हैं द कंसर्न सार्क के अंदर, तो भी हम बात चाइना काउंटर में, या फिर इंडिया के गल्फ कंट्री से जो रिलेशंस हैं, वहां पर भी चाइना को काउंटर करने के लिए हम जो बातें हैं वो करते हैं। अगर हम देखें तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि यहां पर हमने अभी बात कही थी दैट कंसर्न सिक्योरिटी, तो चाइना को काउंटर करने में ये डेफिनेटली आपको अपन को हेल्प करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, यस और नो, शॉर्टेड। चलिए अब कुछ और जो इंपॉर्टेंट है हम बात कर, अब देखिए अफगानिस्तान क्या है, बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द सार्क एट द 13th एनुअल समिट ऑफ द 2005, क्लियर। तो जो अफगानिस्तान है वो फाउंडिंग कंट्री नहीं था, और कब मेंबर बना था, 2005 बना था, क्लियर। कौन सी समिट थी सार्क की, तो 13th एनुअल समिट थी, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर। एंड हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटरीट कहां पर है, काठमांडू नेपाल के अंदर है, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी प्री में पूछा जा चुका, क्लियर। अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है, ये ध्यान दीजिएगा, शॉर्टेड। तो आपको यहां से एक क्लैरिटी आपको समझ में आ रही है कि एग्जैक्टली प्रीलिम्स और मेंस के लिए कोई अलग अलग तैयारी नहीं होती, दोनों की साथ में होती है। एंड अगेन माइंड मैप आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। अब माइंड मैप आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेंगे आपके मेंस के अंदर, एंड इवन अपने जो आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं उसमें क्रिप्स चीजों को भी मेंशन करने के लिए आपको जो माइंड मैप है वो हेल्प करें। तो आप जब अपने नोट्स को फ्रेम करें तो एटलीस्ट इन पॉइंट्स को जरूर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चीजों को समराइज करना ही बहुत कंसर्न है। क्योंकि अगर आप देखें वर्ड लिमिट कितनी है, 200 है, 250 लिख पाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें कि चाहे हम बात करें यूपी में, चाहे हम बात करें हरियाणा में, वर्ड लिमिट बहुत कम है, और वर्ड लिमिट जब आंसर में कम होती है तो अपन को चुनिंदा पॉइंट्स को ही फ्रेम करना होता है अपने आंसर राइटिंग के अंदर, ये भी ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, शॉर्टेड। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए प्रिंसिपल क्या है, अगेन क्लियर। अगेन यहां पर हम एक और माइंड मैप बनाएंगे। तो कंसर्न किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं, और क्या दिया है, कॉर्पोरेशन विद द फ्रेमवर्क ऑफ द सार्क शैल बी बेस्ड ऑन द रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल, क्लियर। तो अगर हम देखें
कि जो साक है, क्लियर, साक के प्रिंसिपल क्या है, इसको यहां पर एक और माइंड मैप से हम देखते हैं, शॉर्टेड। और क्या दिया है आपका, ध्यान दीजिएगा, पहला है आपका सोवरेन इक्विलिटी। क्या दिया है आपका, पहला पॉइंट दिया है कि सोवरेन क्या होगी आपकी, इक्विलिटी होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, टेरिटोरियल इंटीग्रेशन दिया है, इंटीग्रिटी दिया है। तीसरा दिया है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस दिया है, क्लियर। फोर्थ दिया है नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द अदर स्टेट एंड द म्यूचुअल बेनिफिट। तो कितने आपका, 1 2 3 4 5, क्लियर, और 6 पॉइंट्स क्या दिए हैं यहां पर। अगर हम बात करता हूं तो ये प्रिंसिपल्स हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक एक को समझते हैं। पहला दिया है सोवरेन इक्विलिटी। सोवरेन का मतलब ही क्या होता है, संप्रभुता होता है, क्लियर। कोई भी, जितने भी स्टेट सारे क्या इंडिपेंडेंट है, दे ऑल आर फ्री टू मैनेज देयर इंटरनल अफेयर्स एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स। जैसे हम प्रेमल में पढ़ते हैं ना कि सोवरेनिटी है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप देखें 1947 से पहले ब्रिटिशर्स इंडिया को कंट्रोल करते थे, क्लियर, एंड इंडिया अपने इंटरनल अफेयर्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए फ्री नहीं था। एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया क्या था, एक सोवरेन स्टेट था। इंडिया को कोई भी एक्सटर्नल पावर कंट्रोल नहीं कर रही है, शॉर्टेड। एंड इंडिया अपने इंटरनल आंतरिक मामले एंड बाहरी एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए क्या है, फ्री है। देन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें, आज तक इंडिया ने किसी भी टेरिटरी को एक्वायर किया है आज तक, बताइए, कभी किया है आपका, नहीं किया है, शॉर्टेड। अगर हम देखें चाइना से जो हमारा अपना 62 में जो वॉर होता है, क्लियर, उसमें भी 3 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, दूसरा हम बात करते हैं इंडिया की जो सोवरेनिटी है उस पर क्वेश्चन आ गया था, एंड इंडिया के जो राइट्स हैं, इन 3 कंडीशन के ऊपर इंडिया वॉर के अंदर क्या होता है, इंगेज होता है, शॉर्टेड। नॉन इंटरफेरेंस। अब जैसे प्रेजेंट टाइम के ध्यान दीजिए, श्रीलंका भी क्या है, साका पार्ट है, श्रीलंका भी क्या है, साका पार्ट। अगर आप एक चीज देखें, क्लियर, श्रीलंका क्या है, साका पार्ट है। अभी कुछ टाइम पहले श्रीलंका के पास क्या आए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। क्या इंडिया ने उस केस में श्रीलंका को एक्वायर किया, बताइए। क्या इंडिया ने श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स के अंदर किसी प्रकार का कोई भी बेनिफिट दिखाया, नहीं दिखाया। इवन चाइना ने क्या बोला कि आपका जो हम्बरटोटा पोर्ट है आप हमें वो दे दीजिए, समझ पा रहे हैं। या फिर अगर हम बात करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम सबको देखने के लिए मिली है, रिलीजियस कंसर्न भी था। क्या इंडिया ने डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व किया, नहीं किया। तो ये क्या है, ये नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी है इन द इंटरनल अफेयर्स, क्लियर। एंड अगेन अगर हम बात करते हैं भाई सबका साथ सबका विकास, तो म्यूचुअल बेनिफिट यहां पर एक मेजर कंसर्न है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक चीज समझते हैं कि 4 कंट्री ग्रुप में आए हैं, शॉर्टेड। जैसे एग्जांपल, बहुत लाइव एग्जांपल समझते हैं, जैसे कोविड का टाइम था, इंडिया ने इतनी, अब इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है प्रेजेंट टाइम के अंदर, क्लियर। कोविड टाइम में इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ह्यूज पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना, एंड साथ में अलग अलग ऑपरेशंस के तहत अपने नेबरिंग कंट्रीज को, चाहे हम बात करते हैं एशियन कंट्री हो गया, चाहे हम बात कर लें अपने जो सार्क कंट्रीज हैं, उन सबको कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन को प्रोवाइड करवाना, क्लियर। एंड जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं, ये जैसे हम बात करते हैं खाने के लिए कंसर्न्स हैं, पीने के लिए हैं, आपके दवाई हैं, ये सब भी मुहैया कराई है किनको, अपने जो रिलेशन वाले कंट्रीज हैं, चाहे सार्क हो गया या फिर हम एशियन कंट्री बात करते हैं। तो अगेन अगर आप एक चीज देखें, ये जो कॉरपोरेशंस हैं, इसमें इंडिया क्या है, इंडिया को एज अन मैच्योर कंट्री के तौर पे पेश करने का एक मौका दिया है, और इंडिया ने उसको बखूबी निभाया भी है। अगर आप एक चीज देखिए, सार्क के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, क्या इंडिया से कोई भी सुप्रीम है आगे, नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरा मेरा पर्सनली मत ये है कि कोई भी कंट्री इंडिया से बियॉन्ड नहीं है। चाहे हम एनर्जी के बारे में बात कर लें, चाहे हम बात कर लें रिसोर्सेज के बारे में बात कर लें, चाहे अपने फॉरेन रिलेशंस के बारे में बात कर लें, इंडिया इन सब में सुप्रीम है। तो वो एक पॉइंट आप देख पा रहे हैं, शॉर्टेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सच कॉर्पोरेशन शैल नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर द बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन, क्लियर, दे शैल बी कॉम्प्लीमेंट देम। समझना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, क्लियर। ऐसा सहयोग द्विपक्षीय है कि एक तो बाइलेटरल नहीं है और मल्टीलेटरल भी नहीं है, बल्कि उन सबका पूरक है, क्लियर। सबका साथ सबका विकास, हमने भी एक बात करी थी किसके बारे में, म्यूचुअल बेनिफिट के बारे में, किसे, म्यूचुअल बेनिफिट के बारे में, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर।
and such corporation shall not be consist with the bilateral and the multilateral obligation. Clear? ऐसा सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दायित्वों के साथ साथ असंगत नहीं होगा. नाउ क्लियर? शॉर्टेड पॉइंट बताइए, यहां तक आपको कोई डाउट? शॉर्टेड. अब अगेन मेंबर का फिर देख लेते हैं. अगर आप एक चीज देखें भाई, अफगानिस्तान तो इन द ईयर ऑफ 2005 में ज्वाइन हुआ था. क्लियर? कब? 2005 में. अब चाहे हम बात कर लें भूटान के साथ, चाहे हम बात कर लें मालदीव के साथ, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, इंडिया हो गया और बांग्लादेश हो गया, ये सब क्या है आपके सार्क के मेंबर हैं. इवन सार्क की जो समिट्स है वो बहुत टाइम से क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है या इन दोनों बीच में जो इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यहां पर देखा जा रहा है, इस वजह से लॉन्ग टर्म में इन सार्क कंट्रीज की समिट नहीं हुई है. इसलिए कभी कभार आप देखते हैं कि बहुत लोग क्या बोलते हैं कि जो सार्क है ना वो क्या हो गया है, वो फेल हो गया है. सार्क क्या हो गया आपका? फेल हो गया. ये बहुत सारे लोग बोलते, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान यहां पर एक मेजर कंसर्न है इस सार्क के फेलियर में. सॉर्टेड. अच्छा, अगर आप एक चीज देखें कि कोई सबमिट हो रहा है और वहां पर अगर इंडिया मेन कंट्री और पाकिस्तान भी है वहां पर, अगर दोनों कंट्री आपस में ही इनके जो आइडियोलॉजीज हैं वो मैच नहीं कर रही हैं, और हम क्या कह रहे हैं कि ये जो कॉरपोरेशन कैसा, ये आपका रीजनल कॉरपोरेशन है. सॉर्टेड. अगर दो कंट्री का मत ही नहीं बैठ रहा तो उस केस में पूरा इसको कराने कोई फायदा नहीं है. इसीलिए क्या बोलते हैं, सार्क को यहां पर फेलियर तौर पे देखा जाता है. अब देखिए मेंबर, देखो अब 9 क्या है आपके ऑब्जर्वर कंट्री है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यहां से यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी बन चुका है. क्लियर? अब कौन कौन से ऑब्जर्वर कंट्री यहां पर हम बात करते हैं? सबसे पहले हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा चाइना हो गया, चाइना भी क्या ऑब्जर्वर कंट्री है. तीसरा क्या है? यूरोपियन संघ है आपका, यूरोपियन यूनियन है. ईरान हो गया, जापान हो गया आपका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो गया, मॉरिशस हो गया, म्यांमार हो गया. क्लियर? म्यांमार भी क्या है, बात करते हो ऑब्जर्वर कंट्री है. एंड म्यांमार इज द पार्ट ऑफ द एशियन कंट्री. क्लियर? एंड एशियन के अंदर जब भी हम बात करते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया क्या है? इंडिया डायलॉग पार्टनर है. इंडिया क्या है? डायलॉग पार्टनर है, ये ध्यान दीजिएगा. एंड संयुक्त राज्य अमेरिका भी क्या है यहां पर? ऑब्जर्वर कंट्री. किसका? सार्क का. नाउ क्लियर? यहां तक कोई डाउट? तो क्लैरिटी आप समझ पा रहे हैं कि क्या रेलेवेंस है सार्क का. अब देखिए, अब कौन कौन से एरियाज हैं जिनके ऊपर ये कॉर्पोरेशन काम करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये आपको इस फॉर्म में क्यों दिया है? ताकि आपका कोर कंटेंट स्ट्रांग हो जाए एंड आप यहां से माइंड मैप प्लॉट करके अपने एग्जाम में आप लिख पाए. शॉर्टेड. अब देखिए, अगर हम देखें कि यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स जैसे हम बात करते हैं मानव संसाधन विकास और पर्यटन. क्लियर? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा क्या दिया है? एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंट. तीसरा दिया है नेचुरल डिजास्टर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक. तीसरा क्या दिया है आपका? ट्रेड एंड फाइनेंस दिया है. फोर्थ दिया है यहां पर सोशल अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड पॉवर्टी, एलिवेशन एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, साइंस एंड टेक, एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड कल्चरल्स एंड अदर. ये सब क्या है आपके एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन है. अब अगर हम एक चीज देखें, अब देखिए क्लियर, यहां पर हम बात करते हैं सार्क का एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन. शॉर्टेड. अब यहां पर हम देखें कि यहां पर एक तो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है. क्या है? ह्यूमन रिसोर्स होगा आपका. फिर यहां पर हम बात, दूसरा क्या है आपका? एजुकेशन है. क्लियर? तीसरा पॉइंट क्या दिया है? पोवर्टी दिया है. क्लियर? फिर हम बात करते हैं टूरिज्म भी दिया है. क्लियर? फिर ट्रेड भी है. सिक्योरिटी भी है. क्लियर? एग्रीकल्चर हो गया आपका. क्लियर? टेक्नोलॉजी है. सॉर्टेड.
अब देख लिए ये क्या है सारी, ये एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन है। एंड जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जैसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है कि इंडिया और श्रीलंका की कोई बेसिकली ट्रेड हुई है, इंडिया और हम बात करते हैं बांग्लादेश के साथ कोई भी डिफेंस एक्सरसाइजेज हुई हैं शॉर्टेड, या फिर अगर हम बात करते हैं कि कोई भी एक जो बेसिकली फॉरेन डेलीगेट है वो इंडिया में आया है बात करने, तो वो एक पॉइंट हो गया। तो अगर आप देखें कि इन सारे एस्पेक्ट्स को आप यहां पर बता सकते हैं जब भी हम बात करते हैं सार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ क्लियर, शॉर्टेड ए पॉइंट क्लियर। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने क्या करा है, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में, सारा सार्क का ऑब्जेक्टिव क्या है समझना है यहाँ पर। क्लियर, पहला पॉइंट क्या दिया है, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशियन एंड इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या दिया ध्यान दीजिएगा, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर हम देखें सार्क क्या है आपका, ये बेसिकली वेलफेयर ऑफ द पीपल्स के ऊपर काम करने के लिए एक कॉरपोरेशन है। किसके लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल के ऊपर काम करने के लिए क्या है, एक कॉरपोरेशन है आपका। क्लियर, डिसीजन पावर है इनके पास अपने सार्क यूनियन के अंदर बेसिकली कुछ भी चीजों को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। सॉर्टेड, दूसरा पॉइंट क्या दिया है, टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, अभी हमने यहां पर एक पॉइंट पढ़ा था कि यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ट्रेड को बूम करेंगे, ट्रेड को यहां पर बढ़ावा मिलेगा। अब ट्रेड को जब बढ़ावा मिलेगा, अब ट्रेड का मतलब क्या है कि यहां पर एक्सपोर्ट भी हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर, और साथ में इंपोर्ट भी हो रहा है, ध्यान दीजिए। क्लियर, एक्सपोर्ट भी हो रहा है और इंपोर्ट भी हो रहा है। यहां पर अभी हम ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात नहीं करेंगे। यहां पर हमने अभी जो बात करी कि यहां पर क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। अब ट्रेड में एक्सपोर्ट भी है इंपोर्ट भी है। एक्सपोर्ट मतलब इंडिया अपनी चीजों को बाहर भेज रहा है या कोई भी एक कंट्री है, एंड इंपोर्ट क्या है, बाहर की चीज उस कंट्री में आ रही है। और जब ट्रेड बढ़ेगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी आएगी। क्या आपका इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो आएगी नहीं आएगी, यस और नो, बिल्कुल आएगी। नाउ तो इकोनॉमिक जब ग्रोथ होगी तभी तो स्टेबिलिटी आएगी। सोशल प्रोग्रेस हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो गया आपका, सोशल प्रोग्रेस हो गया। कल्चरल डेवलपमेंट हो गया इन द रीजन टू प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन द डिग्निटी एंड रियलाइजिंग देयर फुल पोटेंशियल। अच्छा यहां पर हमने अभी एक बात करी कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में एंड सोशल प्रोग्रेस के बारे में। अच्छा अगर आप एक चीज, जब कभी भी किसी भी नेबरिंग कंट्रीज में कोई भी कंसर्न, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बांग्लादेश के अंदर अभी हिंदुओं को मारा जा रहा है, जैसे हम बेसिकली ईच एंड एवरी न्यूज पे हम इसको देख पा रहे हैं शॉर्टेड। या पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की एक इस्लामिक स्टेट है, वहां पर मुस्लिम क्या मेजोरिटी है और माइनॉरिटी में रेस्ट और कम्युनिटीज हैं जो आपकी जो रिलीजियस कम्युनिटी है। अगर हम उस केस में अगर हम एक चीज देखें तो क्या अगर पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर या किसी भी अदर रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर कुछ भी गलत हो रहा है तो क्या उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया में देखने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बांग्लादेश के अंदर जो स्कॉन है उनके टेम्पल्स को तोड़ दिया है, क्लियर, वहां पर जो पुजारी हैं उन सबको मारा है। इंडिया में जो सार्क कंसर्न है, ओ सॉरी जो स्कॉन एसोसिएशन है, वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हेल्प मांगती है कि प्लीज आप वहां पर कुछ कीजिए। एंड अभी हमने क्या पढ़ा था, नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी है यहां पर। क्लियर, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स के अंदर कोई भी स्टेप आउट नहीं करेगा, स्टेप इन नहीं करेगा, आउट छोड़ो इन ही नहीं करेगा आपका। तो डायरेक्टली तो कंसर्न है नहीं, इनडायरेक्टली कुछ एड होगा देन वो हेल्प कर सकते, तो वो भी एक पॉइंट है शॉर्टेड। तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्या दिया है, टू प्रमोट द स्ट्रेंथ कलेक्टिवली सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ द साउथ एशियन। क्लियर, दक्षिण एशिया के देशों के बीच में सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्या दिया आपका, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूत करना, ये भी क्या है, सार्क का एक ऑब्जेक्टिव है। तो आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, द कंसर्न सेल्फ रिलायंस, क्लियर, अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज एंड कलेक्टिवली क्या कर रहे हैं, सबको स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या दिया आपका, आपसी विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट हो गया, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन
ऑफ द अनदर्स प्रॉब्लम, ये समझने की वाली बात है। क्लियर? आपसी विश्वास, आपकी समझ और एक दूसरे की समस्याओं की सराहना और योगदान करने के लिए। अब जैसे हमने अभी बात करी थी कि श्रीलंका के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस केस में इंडिया ने कुछ फाइनेंशियली एड कराए, हेल्प किया किसको? श्रीलंका को। शॉर्टेड किस लिए किया है आपका? क्योंकि सार्क का पार्ट है, नेबरिंग कंट्री है अपना, नेबरिंग कंट्री साथ साथ वो सार्क के। अब जब पाकिस्तान के अंदर कोई इशू है तो क्या इंडिया उसको हेल्प करेगा? जब तक पाकिस्तान खुद हेल्प नहीं मांगेगा, इंडिया कभी भी हेल्प नहीं करेगा। श्रीलंका की कंडीशन देख के इंडिया ने केवल बात करी एंड देन फॉरेन आपका जो बेसिकली फाइनेंशियल एड इसको हेल्प किया था। अगेन कंसर्न है। अब ये भी डिपेंड करता है कि इंडिया के उस कंट्री के साथ रिलेशंस कैसे हैं। समझ पा रहे हैं ना? इंडिया के उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ रिलेशंस कैसे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? टू प्रमोट द एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और आपके पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर आप देखें ईच एंड एवरी स्टेटमेंट्स के अंदर आपको माइंड मैप मिल जाएगा। क्लियर? वो कोर पॉइंट मिल जाएगा जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने मेंस के लिए भी। क्लियर? एंड अपने आंसर राइटिंग के अंदर आप उसको हेल्प भी कर सकते हैं। जब भी तो सीरीज क्या है, कोर कॉन्सेप्ट सीरीज है ये। आंसर राइटिंग तो जो सिखाएगी टीम वो अलग है। कोर कॉन्सेप्ट के लिए आपको ईच एंड एवरी स्टेटमेंट का समझ होना चाहिए, क्या रेलेवेंसी है यहां पर। यही तो है जो हमने शॉर्ट्स में, मैंने रुद्र सर ने या रेस्पेक्टिव फैक्लिन क्या बताया था कि चीजों को थोड़ा सा चेंज किया एक नई ऊर्जा के साथ, नई आइडियोलॉजी के साथ आपके HPSC SC एग्जाम के लिए। नाउ क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं। क्लियर? टू स्ट्रेंथनिंग द कॉर्पोरेशन विद द अदर डेवलपिंग कंट्री, अन्य विकासशील देशों के साथ साथ सहयोग का मजबूत करना। अच्छा अगर आप एक चीज देखें, सपोज करो हम एक मैप देखते हैं, ये देखिए ये मैप सभी को विजिबल है, उम्मीद करता हूं वो क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, इन सारी कंट्रीज के अंदर इंडिया का जो फॉरेन रिलेशंस है वो आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो उस केस में इंडिया की जो अदर नेशंस के साथ जो फ्रेंडली रिलेशंस है, तो क्या सार्क के और जो रस्ट कंट्री हैं, क्या उनको इंडिया के ये जो प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट नहीं कह सकते, एक बेनिफिशियल जो आपके अदर से रिलेशंस हैं, तो क्या उसका जो बेनिफिट इंडिया को मिलता है क्या सार्क को नहीं मिलेगा? एंड अगर आप एक चीज हम बात कर लें, पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं, सार्क कंट्री है, चाहे हम श्रीलंका के बारे में बात कर लें, चाहे हम यहाँ पर मालदीव से उसके बारे में हम बात कर लें, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, आपका नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, क्या उस केस में अगर आप देखें इंडिया को यहाँ पर एज एन, क्योंकि इंडिया इन सब में स्ट्रेंथ कंट्री मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से नहीं बिल्कुल है शॉर्टेड, तो इंडिया को एज एन हम मैच्योर स्टेज के तौर पे यहाँ पर हम देख सकते हैं। इंडिया के पास चांस है कि वो पूरे वर्ल्ड में अपनी एक और छवि को इनहेंस करे, ये भी एक पॉइंट है। क्लियर? अगेन देखिए ये जो कंट्रीज है ये क्या है, सारी ये एशियन कंट्री है, सारी कैसी है, सारी ये आपकी एशियन कंट्री है। क्लियर? ये हमने मार्क करी, ये सारी कैसी हैं, ये सारी सार्क कंट्री हैं। शॉर्टेड? एंड अगर आप देखें ये जो है यूएई, कतर हो गया, बहरीन हो गया, आपका ओमान हो गया, ये सारी कैसी हैं, सारी ये गल्फ कंट्री हैं। कैसी कंट्री हैं ये? गल्फ कंट्री हैं। जो मैं अभी बात कर रहा था सिक्योरिटी पॉइंट, यहां से इस पॉइंट को समझते हैं। अच्छा अगर आप एक चीज देखें शॉर्टेड, इंडिया के अगर इन कंट्री का रिलेशंस हैं, क्लियर, इनका भी कंसर्न क्या है, चाइना को काउंटर करना है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्टेड? यहां पर हमने क्या बात करी थी कि यहां पर हम ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं, और ट्रेड कैसा होगा आपका? मैरीटाइम ट्रेड होगा। कैसा होगा आपका? मैरीटाइम ट्रेड होगा आपका, बाय द सी या फिर ओशियन से ट्रेड होगा आपका पूरा। तो जब सिक्योरिटी बढ़ेगी ट्रेड बढ़ेगा, सिक्योरिटी बढ़ेगी आपका। अब जैसे इंडिया का कोई कार्गो है, वो जा रहा है बैंकॉक, क्लियर, या फिर वो जा रहा है आपका थाईलैंड जा रहा है, मान लेते हैं। अब रिलेशन अच्छे हैं तो भाई हम भी क्या है, टेंशन फ्री हैं कि भाई अगर कुछ होगा तो ये कंट्री हेल्प देख लेगी अपने आप। अब यहीं पर हम बात कर दी, क्या आपका ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, क्या है आपका, सॉरी ये आपका क्या है, आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया है। अब यहाँ तो बहुत सारे पायरेट्स रहते हैं, क्या उस केस में हम कह सकते हैं कि भाई यहां से जो गुड्स जा रहा है हमारा वो सेफ रहेगा? खुद सोचो, क्या वो सेफ रहेगा? नहीं रहेगा आपका।
तो एक ये भी पॉइंट है कि जब मैरिटाइम ट्रेड बढ़ रहा है और ट्रेड बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ रही है, स्टेबिलिटी के साथ साथ सिक्योरिटी भी क्या हो रही है आपकी, इनहेंस हो रही है। सिक्योरिटी भी क्या हो रही है आपकी, इनहेंस हो रही है। अब जैसे अब समझते हैं इसको, मैं इसको पूरे को रब कर देता हूं ताकि हम और कुछ पॉइंट्स को हम और अच्छे से मेंशन कर पाए। अच्छा, अगर हम देखें एक चीज कि बांग्लादेश से पढ़ लेते, क्लियर, बांग्लादेश के साथ जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो कौन कौन से हैं समझते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या आपका लॉन्ग बॉर्डर है, क्लियर, क्या आपका लॉन्गेस्ट बॉर्डर है जो हम लैंड शेयर कर रहे थे आपका, क्लियर, सॉर्टेड। दूसरा हम बात करते हैं यहां पर कि यहां से आम जो स्मगलिंग होती है उसका कंसर्न अटेंशन है हमारे पास, क्लियर। फिर यहां पर हम बात करते हैं जो इलीगल क्या है आपके जो माइग्रेंट्स हैं वो कंसर्न है हमारे सामने, क्लियर। ड्रग ट्रैफिकिंग का कंसर्न है यहां पर। फिर हम बात करते हैं काउंटरफिट करेंसीज हैं उसका भी कंसर्न है यहां पर, क्लियर, शॉर्टेड। तो जब कभी भी किसी कंट्री के साथ अपने इतने सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर क्या है भाई थोड़े से टेंशन है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बांग्लादेश के साथ अच्छे टाइप्स हो जाएं, बांग्लादेश के साथ अगर अपने रिलेशन और बेहतरीन हो जाए, तो उस केस में जो आर्म्स स्मगलिंग है भाई बांग्लादेश भी ट्राई करेगा और इंडिया भी ट्राई करेगा कि भाई किसी प्रकार की जो स्मगलिंग है उधर से उधर ना हो। दूसरा पॉइंट, कोई भी इलीगल वेपन की स्मगलिंग है वो भी नहीं होगी, क्लियर। काउंटरफिट करेंसीज नहीं होगी, मतलब जो जाली नोट है वो भी एक पॉइंट है यहाँ पर, क्लियर। किसी प्रकार का कोई भी जो ड्रग है वो नहीं आएगा आपका। एंड जब लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, और जैसे हम अगर एक चीज देखें, जिस प्रकार से जो बॉर्डर फेंसिंग से कहां पर पाकिस्तान के साथ, जिस प्रकार से बॉर्डर फेंसिंग है चाइना के साथ, उस प्रकार की बॉर्डर फेंसिंग बांग्लादेश के साथ नहीं है, क्लियर। सपोज करें कि एक घर ये है और एक घर ये है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर, और जो इंटरनेशनल लाइन है वो इस बीच में से गुजर रही है, मतलब यहां पर जो कॉमन मैन है वो आराम से इंडिया में कभी भी आ जा सकता है आपका, और इंडिया से कोई भी कॉमन मैन बांग्लादेश में जा सकता है। हमें पता है कि 100th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2015 का, क्लियर, क्या है आपका, ये लैंड बॉर्डर सेटलमेंट है किसी बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश की जो क्या है ये लैंड सेटलमेंट है, तो ये भी आप देख सकते हैं यहां पर, शॉर्टेड। तो जब भी हम बात करें जिस भी कंट्री के साथ अपने रिलेशन बेहतर अच्छे होते हैं तो वहां पर सेम कंसर्न है। अच्छा, ले लेते हैं नेपाल के साथ, जो हम देखें कि अपना जो बॉर्डर एरिया है वो इतना इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, आप इंडिया से नेपाल आ भी सकते हैं और नेपाली इंडिया में आ जा सकते हैं आपका। सेम भूटान के साथ भी कंसर्न है। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें, सपोज करो बांग्लादेश से कोई इंडिया में आ गया, आराम से आ सकता है, जा सकता है, इन केस कोई भी है तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आराम से बांग्लादेश से इंडिया आ सकता है, वापस आ सकता है। अगर क्या पाकिस्तान अगर कोई इंडियन चला गया तो क्या उस केस में वो इजीली आ जाएगा आपका, पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो कॉमन मैन भी हो, ऐसा बात है सरबजीत के बारे में, शराब के नशे में वो जो भाई है वो पाकिस्तान चला गया, क्लियर। एंड इंडिया वालों ने इतना बता दिया कि भाई वो एक कॉमन मैन है, कोई स्पाई नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, वो सरबजीत मर गया बट कभी भी वो इंडिया वापस नहीं आ पाया। एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो डिपेंड करता है कि अपने जो कंट्री का रिलेशन कितने अच्छे हैं। अगेन आर्टिकल 22 डिटेंशन, समझ पा रहे हैं ना, कि अगर किसी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन है देन उस केस में तो भाई थोड़ा सा उसको रिलैक्सेशन मिल सकता है। अगर रिलेशन अच्छे नहीं है तो उस केस में तो भाई दिक्कत है, तो वो भी एक पॉइंट है यहाँ पर। नाउ क्लियर, यस और नो, शॉर्ट इट। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, द स्ट्रेंथनिंग द कॉर्पोरेशन अमंग देमसेल्फ द इंटरनेशनल फोरम्स एंड मैटर ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। साझा हितों के मामले पर अंतरराष्ट्रीय मंच में आपस में सहयोग और मदद करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, द कॉर्पोरेट विद द इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद द सिमिलर एम्स एंड पर्पसेस, क्लियर। सामान्य लक्ष्य और उद्देश्यों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना भी क्या है, एक मेजर कंसर्न है। बताइए, यहां तक किसी प्रकार का
कोई डाउट है, यस और नो? शॉर्टेड पॉइंट बताइए, यहां तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? प्रिंसिपल ऑर्गन क्या है, अब कैसे क्या कंसर्न, ध्यान दीजिएगा। द मीटिंग ऑफ हेड एंड स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग आर हेल्ड समिट लेवल यूजुअली ऑन द एनुअल बेसिस। क्लियर? वार्षिक, हर साल किसी ना किसी कंट्री में क्या होगी, समिट होगी। जैसे सर इंडिया में हुई है, देन बांग्लादेश हो गई, देन नेपाल, भूटान, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। ये सब क्या है, जो कंट्रीज यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर समिट लेवल पर एनुअल बेसिस पर मीटिंग होनी चाहिए। क्लियर? स्टैंडिंग कमेटी फॉर फॉरेन सेक्रेटरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द कमेटी प्रोवाइड द ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन, डिटरमाइन द प्रायोरिटीज। क्लियर? प्रायोरिटी भाई कौन सी प्रायोरिटी, उससे बात करेंगे। मोबिलाइज करेगी रिसोर्सेज एंड अप्रूव द प्रोजेक्ट एंड फाइनेंसिंग। क्या है ये, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज का काम है। अगेन इंपॉर्टेंट है, क्या काम है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। नाउ क्लियर? शॉर्टेड कि विदेश सचिवों के स्थायी समिति की समिति समग्र निगरानी आपका प्रदान करेगी, प्राथमिकताओं और निर्धारित करती है और संसाधन जुटाती है और परियोजना के लिए वित्त पोषण की मंजूरी भी देती है। ये क्या है आपका, ये विदेश सचिव और स्थायी समिति का काम है। नाउ क्लियर? किसके अंदर, साख के अंदर। चलो अब सेक्रेटरीट के बारे में देख लेते हैं, क्या और कंसर्न दिया है, समझना है यहाँ पर। सार्क सेक्रेटरीट वॉट स्टैब्लिश ऑन द काठमांडू, कहां पर है, काठमांडू के अंदर है आपका, और 16 जनवरी 1987 में स्टैब्लिश हुआ था। ये ऑलरेडी मेंस में पूछा जा चुका है, ये ध्यान दीजिएगा। शॉर्टेड काम क्या है, कोऑर्डिनेट करने का एंड मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सार्क एक्टिविटी, सर्विस दैट मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन एंड सर्व एज अ चैनल फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द सार्क एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? समझ में आया? इसका काम क्या है आपका, कि जो स्थापना थी वो कब हुई थी, 16 जनवरी 1987 में स्टैब्लिशमेंट होता है। और रोल क्या है आपका, कि जो सार्क की गतिविधियां हैं, जो काम है, उनको उनकी निगरानी रखना, संघ की बैठकों की सेवा करना, और सार्क और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच में संचार का एक चैनल के रूप में कार्य करना। मतलब अगर हम देखें कि ये जो कमेटी है या फिर जो सेक्रेटरीट है आपका, ये क्या है, ये एक प्रिंसिपल चैनल है सार्क नेशन एंड अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, सेक्रेटरीट कंप्राइजेज अ जनरल सेक्रेटरी, 7 डायरेक्टर्स एंड जनरल सर्विसेज स्टाफ। द सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द रोटेशन एंड द नॉन रिन्यूएबल टेन्योर ऑफ द 3 ईयर। क्लियर? ये क्वेश्चन भी प्री में और मेंस में पूछा जा चुका है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि जो सेक्रेटरीट है वो कैसे कहां से आएंगे, सेक्रेटरी जनरल होंगे, 7 डायरेक्टर्स होंगे एंड जनरल सर्विसेज स्टाफ होगा इसके अंदर। क्लियर? एंड जो सेक्रेटरी जनरल है, इनका जो अपॉइंटमेंट, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट नहीं क्या है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन। क्लियर? एंड क्या है, नॉन रिन्यूएबल है आपका। शॉर्टेड एंड कितना, 3 साल का कार्यकाल। क्लियर? 3 ईयर का टेन्योर है, ये ध्यान दीजिएगा। आई थिंक टिकर में ये मिस है, कितना है आपका, 3 ईयर का टेन्योर है, ये भी ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर? शॉर्टेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं सार्क स्पेशलाइज्ड बॉडीज के बारे में। अब देखते हैं यहां पर कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड बॉडी है। पहला क्या दिया है, सार्क डेवलपमेंट फंड, एसडीएफ बोलते हैं इसको। इट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज द फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड कोलैबोरेशन इन द सोशल सेक्टर, पॉवर्टी एलिवेशन एंड द डेवलपमेंट। क्लियर? समझ में आ गया? प्राथमिक उद्देश्य क्या है आपका, कि गरीबी का उन्मूलन करना, शॉर्टेड विकास आदि और सामाजिक क्षेत्रों पर परियोजना पर आधारित सहयोग पर वित्त पोषण, ऐसा क्या है, इसका मेन काम है। दूसरा क्या दिया है, जो आपका सार्क डेवलपमेंट फंड है, गवर्न बाय द बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द मेंबर स्टेट। कितने मेंबर है टोटल, 8 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं। एंड जब भी हम बात करें, क्या ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जितने भी 8 स्टेट है,
इन सब के उससे क्या है पूरा ये कंसिस्ट होगा। एंड गवर्निंग काउंसिल ऑफ द सार्क आपका अगर हम बात करते हैं डिफेंस फंड के बारे में, ओवरसीज फंक्शन ऑफ द बोर्ड है। क्लियर? गवर्निंग काउंसिल क्या है? बोर्ड के कामकाज की देखरेख करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। नाउ क्लियर? सॉलिड पॉइंट, यस और नो? चलिए क्लियर। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हम बात करते हैं कि एजुकेशन को भी क्या होता है यहाँ पर प्रमोट किया, एजुकेशन को भी प्रमोट किया जाता है। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन कहां पर है? एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कहां पर? लोकेटेड इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है आपका? इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। एंड डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट अवार्ड बाय द सार्क यूनिवर्सिटी जो है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, एज par with the respective degree and certificate awarded by the national universities and the institution। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम हमने माइंड जो प्लॉट किया था वहां से अब इन पॉइंट्स को भी आप फिगर आउट या गैदर कर सकते हैं। अब और कुछ कंसर्न है यहाँ पर, जैसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन जो है आपका, क्लियर, सारसो है, इसका सेक्रेटरीट कहां पर है? ढाका, ढाका बांग्लादेश के अंदर है आपका। क्लियर? और ऑब्जेक्टिव क्या है कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू अचीव द एनहेंस कोऑर्डिनेशन एंड द कॉर्पोरेशन अमंग द सार्क मेंबर स्टेट इन द फील्ड ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन। आपका कन्फर्म एसेट एम टू डेवलप हार्मोनाइज स्टैंडर्ड्स ऑफ द रीजन टू फैसिलिटेट इंट्रा रीजनल ट्रेड, इंट्रा विद इन द सार्क कम्युनिटी, क्लियर, विद द सार्क कंट्रीज, इंट्रा and enter out of the SAARC communities, have access the global market। अच्छा, अगर आप देखें इंडिया हो गया या फिर हम बात करें थोड़ा बहुत श्रीलंका हो गया, क्लियर, ये क्या है? इनके पास मार्केट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर हम देखें पूरे इंडिया और चाइना पूरे वर्ल्ड में एक मेजर मार्केट इन्फ्लुएंस तौर पे वो उभर कर आते हैं, तो वो एक पॉइंट है। क्लियर? क्लियर है पॉइंट? अब सार्क एंड इंपॉर्टेंस क्या है देखते हैं। सार्क कंप्राइजेज 3% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। क्लियर? 3% पूरे वर्ल्ड का, जिसमें 2.4% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड केवल किसके पास है? भारत के पास है। ये और कमाल की बात, ध्यान दीजिए। क्लियर? पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर कि 2.4% ऑफ द लैंड एरिया एक्वायर्ड बाय द, ये किसके पास है? इंडिया के पास है। और सार्क पूरे वर्ल्ड का 3% एरिया एक्वायर करता है। क्लियर? 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है आपका। क्लियर? एंड 3.8%, क्लियर, 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर क्या है आपका पूरे ग्लोबल की इकोनॉमी इन सार्क स्टेट्स के पास है। तो ये क्या है? ये इंपॉर्टेंस ऑफ सार्क हो गया। अब बताओ, क्लियर, क्रिएटिंग सिनर्जीज के बारे में बात करते हैं आपका, कि तालमेल बनाना क्या है। इट इज अ वर्ल्ड मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड रीजन, सही बात है। और हम हमेशा एक बात कहते हैं, और इवन एनसीईआरटी क्लास 12 के अंदर भी मेंशन है, कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में पॉपुलेशन का रेशियो के हिसाब से डेवलपिंग कंट्री अपनी पॉपुलेशन को 2x करने में, दुगना करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती हैं, एंड डेवलप्ड कंट्री अपनी पॉपुलेशन को 2x करने लगता है उनको बहुत ज्यादा टाइम। क्लियर? एंड इसीलिए जब पॉपुलेशन कम है तो रिसोर्सेज का फुल पोटेंशियल पर यूज किया जा सकता है, एंड जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम क्या, हमेशा हम कंजर्वेटिव सोर्स के ऊपर या फिर जो रिसोर्सेज हैं उसका सब्स्टिट्यूट हम हमेशा ढूंढेंगे। तो ये भी एक पॉइंट है। क्लियर? एंड द मोस्ट फर्टाइल एरिया, सार्क कंट्रीज हैव द कॉमन ट्रेडिशन, हो गया ड्रेस, हो गया फूड, हो गया कल्चर एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट, एंड देयर बाय सिनर्जाइज देयर एक्शन। क्लियर? ये तालमेल के कुछ पॉइंट बताएं कि एक तो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ का जो ट्रेडिशन है वो काफी हद तक सिमिलर है, ड्रेस कोड सिमिलर है, आपका फूड सिमिलर है, कल्चर सिमिलर है, एंड पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स है ये भी क्या है आपके काफी हद तक सिमिलर है। और ये क्या, ये तालमेल को बनाने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण यहाँ पर इन्होंने दिया है। पॉइंट क्लियर? शॉर्टेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन सॉल्यूशन क्या है। क्लियर? ऑल द सार्क कंट्रीज हैव द कॉमन प्रॉब्लम एंड इशू लाइक पॉवर्टी, हो गया। अगेन जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो भाई गरीबी तो होगी आपकी। दूसरा पॉइंट क्या दिया आपका? इलिटरेसी दिया है आपका।
माल न्यूट्रिशन दिया है, नेचुरल डिजास्टर दिया है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिया है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, लो जीडीपी, पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, uplift their living standard thereby creating common area, development and progress having the common solution. Clear? अगर हम समाधान में बात करें कि सभी सार्क देशों की गरीबी, क्लियर, फिर जो पढ़ाई लिखाई है आपकी, क्लियर, निरक्षरता हो गया आपका, कुपोषण हो गया, प्राकृतिक आपदाएं, आंतरिक संघर्ष, औद्योगिक और तकनीकी पिछड़ापन, निम्न आपके सकल घरेलू उत्पाद और खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसी समान समस्या और मुद्दे हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार होता है, जिससे विकास और प्रगति के समान क्षेत्रों में निर्माण भी होता है। तो ये कुछ कंसर्न है आपका जो हम बात करते हैं सार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए अब समझ में आया कि इंपॉर्टेंस सार्क क्या है। एंड जब कभी भी कोई भी रीजनल टाइज होती हैं इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देखो जब भी हम बात करते हैं मेंस ओरिएंटेड, देखो जब भी अगर आप एक चीज देखें मेंस में करंट ओरिएंटेड चीजों का पूछना बहुत कॉमन फैक्टर है। चाहे आप यूपीएससी देखें, चाहे आप हरियाणा सिविल सर्विसेज देख लीजिए, चाहे यूपी देख लीजिए, कॉमन कंसर्न है। चाहे आपका पॉलिटियन गवर्नेंस है आपका, अगेन वहां पर भी सिमिलर है। ज्योग्राफी का जो एस्पेक्ट्स है वो भी कंसर्न है आपका। आईआर हो गया, इंटरनल सिक्योरिटीज हो गया। तो क्वेश्चन का जो एस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। तो करंट ओरिएंटेड एस्पेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सार्क के अचीवमेंट क्या है इस पे हम देख लेते हैं एक बार, कि फ्री ट्रेड एरिया है, कि सार्क इज द कंपैरेटिवली न्यू ऑर्गेनाइजेशन इन द ग्लोबल एरा एंड द मेंबर ऑफ कंट्रीज हैव एस्टैब्लिश्ड अ फ्री ट्रेड एरिया एफटीए which will be increase their internal trade, clear, less the trading gap of some state considerable। और ध्यान दीजिएगा जब भी हम बात करते हैं फ्री ट्रेड एरिया के बारे में, क्लियर, तो किस पे है, केवल ये गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है फ्री ट्रेड, क्लियर। जो फ्री ट्रेड किस गुड के ऊपर है, अल्कोहल के ऊपर फ्री ट्रेड नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। अल्कोहल के ऊपर फ्री ट्रेड नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। सॉलिड। फिर साफ्ता के बारे में बात करते हैं। ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कन्फाइंड टू गुड बट एक्सक्लूडिंग ऑल सर्विसेज लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया आपका। एग्रीमेंट साइन टू रिड्यूस द कस्टम ड्यूटीज टू ऑल ट्रेड गुड्स जीरो बाय द ईयर ऑफ 2016। क्लियर। देखिए जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर जो गुड्स हैं, क्लियर, क्या है, गुड्स हैं, ये क्या है, ये फ्री है आपकी, क्या है आपके, ये फ्री ट्रेड कंसर्न है। बट यहां पर जब भी हम बात करते हैं सर्विसेज के बारे में, सर्विस क्या है, वो फ्री नहीं है, क्लियर, ये ध्यान दीजिएगा। एंड अगर सर्विसेज थोड़ी फ्री हो जाएंगी देन उस केस में जो रिलेशन है वो और ज्यादा इंपैक्ट करेगा और ज्यादा फ्रूटफुल होगा। बट अगेन जब भी कस्टम ड्यूटीज हैं आपके, एग्रीमेंट कंसर्न्स हैं, इनसे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी तो आता है, तो वो भी तो एक पॉइंट है। शॉर्टेड। सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड सर्विसेज आपका स्टेज हो गया आपका, क्लियर। तो ये देख सकते क्या, पॉजिटिव अप्रोच फॉर ट्रेड इन द सर्विस लिबरलाइजेशन, तो ये भी एक पॉइंट है। नाउ क्लियर ना। शॉर्टेड। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया क्या है, अब यहां से ना ये कंसर्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन क्या बनता है, रोल ऑफ सार्क, क्लियर, इंडिया रोल इन सार्क, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। अब देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है, पड़ोसी पहले, अगर हम बात करते हैं नेबरहुड फर्स्ट, द प्राइमेसी टू द कंट्री इमीडिएट नेबर्स। भाई अगर अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो जब कभी भी विपदा आएगी, दिक्कत आएगी, तो उस केस में हमको पड़ोसी तो हेल्प करेंगे। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, जियो स्ट्रेटेजिक्स आपका जो सिग्निफिकेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, कैन काउंटर द वन बॉर्डर वन रोड जो इनिशिएटिव है थ्रू द इंगेजिंग नेपाल, भूटान एंड मालदीव, श्रीलंका इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। क्लियर। जो भू रणनीतिक महत्व है विकास प्रक्रिया आर्थिक सहयोग में नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका को शामिल करके चीन OBOR, वन बेल्ट वन रोड, जो आपकी मुहिम है उसका मुकाबला किया जा सकता है। अगर आप एक चीज देखें भाई, श्रीलंका के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा सा देखते हैं एक बार, क्लियर, समझिएगा। यहां पर जब भी हम बात कर, देखिए पहले हम बात करते हैं बांग्ला, क्लियर, बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के और चाइना के जो रिलेशन है आपके, क्लियर, वो किसके ऊपर है, वो डिफेंस जो क्या है, इक्विपमेंट्स हैं, क्या है, इक्विपमेंट्स है, उसमें पूरा जो डील किसका है, चाइना का है।
एंड चाइना और बांग्लादेश के बढ़ते हुए ये डिफेंस रिलेशंस जो है आपका, ये कहीं ना कहीं इंडिया को आने वाले टाइम में फ्यूचर में वो हैम्पर कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा हम बात करते हैं, आपने डोकलाम वाला केस सुना होगा, क्लियर, डोकलाम इशू। डोकलाम क्या है आपका, ये बेसिकली इंडिया और भूटान, क्लियर, जो इंडिया और भूटान के रिलेशन है उसको कट आउट करने का प्लान था। क्या था? कट आउट करने का प्लान था डोकलाम केस के अंदर। गलवान अगर आप देख लें वो भी एक कंसर्न है। एंड जो भूटान इंडिया पर काफी हद तक डिपेंड है फ्रेंड रिलेशंस के अंदर, इंडिया ने नेपाल के अंदर बहुत सारे मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट बना के दिया है, क्लियर। भूटान के अंदर भी मेजर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे इंडिया के बनाए हुए हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो जो ये सुप्रीमेसी है फ्रेंडशिप की, जो चाइना क्या सोचता है कि जैसे भूटान इंडिया पर लाई है आपका, वो हमारे ऊपर लाई क्यों नहीं होता है, तो वो एक पॉइंट है। सेम नेपाल के साथ भी सेम कंसर्न है। आप सभी ने एक न्यूज सुनी होगी कि जो माउंट एवरेस्ट है उसको धीरे धीरे चाइना क्या कर रहा है आपका, एक्वायर कर रहा है, धीरे धीरे उस पर कब्जा बना रहा है, तो वो भी एक पॉइंट है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये सब वही कंसर्न है, क्लियर। फिर हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका को जब भाई चाइना ने पता श्रीलंका के पास जो फॉरेन जो कंसर्न है डिपॉजिट खत्म हो रहे हैं आपके, देन चाइना अगेन तुरंत कि भाई जो आपने लोन लिया है अब रिपे कर दीजिए, तो वो भी एक पॉइंट है, शॉर्टेड। तो ये क्या है आपके कुछ कुछ कंसर्न्स हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शॉर्टेड। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है, रीजनल स्टेबिलिटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, क्लियर। SAARC can help in the creation of the mutual trust and peace with the region। क्षेत्रीय स्थिरता, SAARC क्षेत्र के भीतर आपसी विश्वास और शांति बनाने में मदद कर सकता है, सॉर्टेड। एंड लास्ट क्या है आपका, ग्लोबल लीडरशिप रोल। इट ऑफर इंडिया अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस इट्स लीडरशिप इन द रीजन बाय टेकिंग अप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर। यह भारत को अतिरिक्त जिम्मेदारी उठाकर क्षेत्र में अपने नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। एंड लास्ट पॉइंट क्या है आपका, भारत के लिए जो ईस्ट पॉलिसी है, लिंकिंग साउथ एशियन इकोनॉमिक विद द साउथ ईस्ट एशियन विल बी ब्रिंग द फर्दर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन प्रोस्पेरिटी एंड मेनली इन द सर्विस सेक्टर। नाउ क्लियर, शॉर्टेड, कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए गेम चेंजर दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ जोड़ने से भारत में मुख्य रूप से सेवा अच्छे जो सर्विस सेक्टर है आपका, आर्थिक एकीकरण और समृद्ध आएगी, ये भी ध्यान दीजिएगा, शॉर्टेड। तो उम्मीद करता हूं आपको आज जो इंडिया एंड सार्क का रिलेशन है या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सार्क क्या है, क्या क्या कंसर्न्स है, ग्लोबल इंपैक्ट क्या है, ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा बनते हैं, प्रीलिम्स के जो बन चुके हैं मैंने वो यहाँ पर मेंशन करा दिए हैं, वो ध्यान दीजिएगा। एंड अगर आपको ये जो आईआर में जो इंडिया एंड सार्क का रिलेशन अगर समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग सेशन को लाइक करें, शेयर जरूर करें, एंड आपका जो वैल्यूएबल फीडबैक है कमेंट सेक्शन के अंदर वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्लियर। एंड इसी तरीके से जो अपना करंट अफेयर्स है सुबह वहां पर भी हम ट्राई करेंगे कि जितने भी टाइज हैं, जो भी देखो, जब भी हम बात करते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के बारे में, यहाँ पर इंटेलिजेंस का खेल नहीं है, आप कितना अवेयर हैं उसका गेम है, ये ध्यान दीजिएगा, शॉर्टेड। और इसी के साथ करते हैं सेशन को यहीं पर ओवर, मिलते हैं आप सभी से सुबह करंट अफेयर सेशन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को।